हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स शो का एपिसोड नंबर 60, जिसके अंदर हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, दी करंट अफेयर्स शो का एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, क्योंकि फाइनली एसएससी ने भी अपना एग्जाम कैलेंडर पब्लिश कर दिया है। तो भाई एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, हर बार की तरह आपको नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है, क्योंकि आज के एपिसोड कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए भाई फटाफट आज के एपिसोड शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं फ्रेंड, जो हमारी लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुक है, इसका इंग्लिश एडिशन भी हमने कॉम्बो में क्रिएट कर दिया है। यानी कि जो हमारी जनरल अवेयरनेस की 2 बुक है, इसके साथ आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। एक कॉम्बो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस कॉम्बो को अगर आप परचेज करते हो आपको एक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट चेकआउट कर लीजिएगा। फाइनली बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 साल की उम्र में भारत की हरनाज कौर सांधू बनी मिस यूनिवर्स। फ्रेंड्स, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत को तीसरी बार मिस यूनिवर्स का खिताब दिलाने वाली बन चुकी हैं हरनाज कौर सांधू, क्योंकि ठीक इनसे पहले 21 साल पहले सन 2000 में भारत को मिस यूनिवर्स का खिताब दिलाया था बॉलीवुड एक्ट्रेस जो फिलहाल है लारा दत्ता, आपको पता होगा। और उससे पहले 1994 में भारत ने एक बार फिर मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, जो कि सुष्मिता सेन ने दिलाया था। तो तीसरी बार भारत को मिस यूनिवर्स मिली है हरनाज कौर सांधू के रूप में, जिनकी उम्र केवल महज 21 साल है। आपको पता होगा पंजाब के गुरदासपुर से ये बिलोंग करती हैं। साथ ही आपको इतना पता होगा, जो इस बार मिस यूनिवर्स का टाइटल हुआ है, ये 70वां संस्करण था। मैंने नीचे नोट डाउन कर दिया, यानी कि 70वां सीजन था मिस यूनिवर्स का, यानी कि ये 17वीं मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज कौर सांधू। और ये कहां पर आयोजित किया गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। ये इजराइल के इलियट, इजराइल के अंदर एक जगह पड़ती है इलियट, वहां पर मिस यूनिवर्स का 70वां संस्करण आयोजित किया गया, जहां पर घोषित किया गया 2021 की मिस यूनिवर्स हरनाज कौर सांधू को। और इनके साथ जो फर्स्ट रनर अप रही वो मिस पारागुआ नाडिया फारिया थी। और साथ ही सेकंड जो रनर अप रही वो मिस साउथ अफ्रीका लालिलिया मसवाना थी। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड रनर अप थी। तो आपको तो यही याद रखना है, मिस यूनिवर्स जो बनी है हरनाज कौर सांधू बनी है, ऑब्वियसली इंडियन है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, यही है हरनाज कौर सांधू जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट की। और जो सिलेक्शन पैनल था, ठीक है, मिस यूनिवर्स 2021 का, उसमें उर्वशी रौतेला भी थी, जो कि भारत बॉलीवुड एक्ट्रेस, बॉलीवुड इंडियन मॉडल है। और 2015 में उर्वशी रौतेला मिस दीवा यूनिवर्स रह चुकी है, याद रखिएगा। यानी कि उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था मिस यूनिवर्स में 2015 में। पूछा जा सकता है कि सिलेक्शन टीम में भारत में से कौन था इस बार मिस यूनिवर्स में, तो उर्वशी रौतेला। नेक्स्ट है, जनरल एमएम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला। आप सभी को पता है 8 दिसंबर 2021 को एक दुखद घटना हुई थी, यानी कि हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे भारत के पहले सीडीएस यानी कि बिपिन रावत जी का निधन हो गया था। और जब से ही भारत की जो सीडीएस की पोस्ट है वो पोस्ट खाली चल रही है, यानी कि अभी किसी को नया सीडीएस नहीं बनाया गया है। और जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है वो भी पद खाली पड़ा हुआ था, इसलिए जब तक कोई नया सीडीएस नहीं अपॉइंट किया जाता तब तक जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहेंगे, यहां पर सीडीएस की बात नहीं कर रहा हूं, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो हमारे एमएम नरवणे रहेंगे। एमएम नरवणे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि हमारे इंडियन आर्मी स्टाफ के चीफ हैं। एमएम नरवणे, इनका पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, क्लियर है। इनको चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष या फिर चेयरमैन बनाए गए हैं, क्योंकि जो सीडीएस की पोस्ट होती है ना, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ही परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। और अभी कोई सीडीएस नहीं है, इसलिए जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है इसके चेयरमैन बनाया गया है एमएम नरवणे जी को, जो कि भारत की इंडियन आर्मी के
चीफ हैं। आपको पता होगा 31 जनवरी 2020, 31 जनवरी 2019 को 28वें चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ MM नरवणे बनाए गए थे, क्योंकि उनसे पहले जो बिपिन रावत जी थे वो इंडियन आर्मी के चीफ थे, और फिर जनवरी 2020 को शायद, या फिर 20 को वो CDS बन गए थे भारत के पहले। क्लियर है? इतना याद रहेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, इलोन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। पर्सन ऑफ द ईयर ये एक तरीके का सम्मान है जो कि हर साल टाइम मैगजीन किसी उस एक इंसान या फिर उस एक संस्था को देता है जो कि अपने जीवन में कुछ प्रभावी काम करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हों, ठीक है, जिसने अपने फील्ड में कुछ हटके काम किया हो, उस इंसान को पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया जाता है टाइम मैगजीन के थ्रू। जैसे कि लास्ट ईयर पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब टाइम मैगजीन ने किसको दिया था? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे उनसे। और साथ ही अब फाइनली इलोन मस्क को दिया गया है पर्सन ऑफ द ईयर, क्योंकि इन्होंने बहुत महारत हासिल किया है। साथ ही स्पेसएक्स इनकी कंपनी है, साथ ही टेस्ला इलेक्ट्रिक कार में इन्होंने महारत हासिल किया है, और साथ ही इनकी जो योजना है कि मंगल पर इंसानों को भेजा जाए उसमें भी ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। और साथ ही स्टारलिंक सैटेलाइट उसमें भी इन्होंने महारत हासिल किया है, और क्रिप्टो करेंसी में अपनी बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा लोग इंस्पायर भी हुए, मोटिवेट भी हुए। इसलिए इनको पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है, खिताब दिया है टाइम मैगजीन के थ्रू। तो याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर बनेगा कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया है? इलोन मस्क को दिया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 66वें स्थान पर रहा। हमेशा बोलता हूं जितने भी इंडेक्स बनते हैं, इंडेक्स मतलब सूचकांक, कोई रिपोर्ट जारी की जाती है बहुत सारे देशों के ऊपर सर्वे करके, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। जैसे कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, पावरफुल इंडेक्स से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखा करें, नोट करा करें, ठीक है। तो हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 की एक रिपोर्ट जारी की गई, ये एक इंडेक्स जारी किया गया। इंडेक्स किसके थ्रू जारी किया गया? ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इस रिपोर्ट को जारी किया गया। टोटल 195 देशों के ऊपर सर्वे किया गया। सबसे पहले समझिए ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है क्या। ग्लोबल का मतलब वैश्विक हो गया, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य हो गया, सिक्योरिटी, देखिए हेल्थ के साथ सिक्योरिटी जुड़ गया तो मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड है। ये रिपोर्ट जारी की जाती है, 4-5 मापदंडों को देखा जाता है, जिसमें से एक होता है भाई हेल्थ सिस्टम, यानी कि जो कंट्रीज इसमें शामिल है, जिन कंट्रीज के ऊपर सर्वे किया जा रहा है उन कंट्रीज के अंदर हेल्थ सिस्टम कैसा है, यानी कि वहां की स्वास्थ्य प्रणाली कैसी है, ये चीजें देखी जाती है। बेसिकली ये चीजें देखी जाती है। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट जारी की गई है ना, वो पैंडेमिक महामारी को देखते हुए जारी की गई है कि डिफरेंट देशों ने पैंडेमिक के प्रति क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या उन्होंने किया है स्वास्थ्य के लिए। तो भाई एक हेल्थ सिस्टम प्रणाली स्वास्थ्य प्रणाली देखी गई है डिफरेंट देश की। साथ ही प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम, महामारी के रोकथाम के बारे में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, ये चीजें देखी गई है। साथ ही डिटेक्शन और मॉनिटरिंग, यानी कि महामारी की मॉनिटरिंग वगैरह कैसी की गई है, साथ ही उसको कैसे डिटेक्ट किया गया है, उसका कैसे पता लगाया गया है, ये सभी चीजें देखी गई। कितना टाइम लगाया जा रहा है मॉनिटरिंग में, किस स्पीड से मॉनिटरिंग वगैरह की जा रही है। साथ ही इन्वायरमेंटल रिस्क यानी कि पर्यावरण जो जोखिम होता है कि पर्यावरण कितना इफेक्ट कर रहा है उस देश के लोगों को, क्या पर्यावरण उन देश के लोगों के लिए ठीक है, तो इस चीज को देखा जाता है। पर्यावरण को सुधारने के लिए वो कंट्री क्या क्या कदम उठा रहे हैं, तो एक 5-6 चीजें देखी जाती है जिसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस बार टोटल 195 देश इस रिपोर्ट के अंदर थे और 195 देशों में भारत को 66वां स्थान मिला है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। अब स्कोर क्या रहा है भारत का? 66वें स्थान पर रहा है और 42.8 स्कोर के साथ 66वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान किसे मिला है? ऑब्वियसली यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले स्थान पर है 75.9 स्कोर के साथ। ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर रहा है यानी कि 71.1 स्कोर के साथ।
फिनलैंड तीसरे नंबर पर, चौथे पर कनाडा रहा है, पांचवे पर थाईलैंड रहा है और 195 यानी कि जो लास्ट आया है वो सोमालिया है। ठीक है, लास्ट स्थान इसको मिला है। क्लियर है, याद रखना है आपको, भारत की रैंकिंग देखनी है और सबसे पहली रैंक किसको मिली है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को 66वीं रैंक मिली है और अमेरिका को पहली रैंक मिली है। और ये है क्या, मैं आपको बता चुका हूं। और किसने जारी की, ब्लूमबर्ग पब्लिक ऑफ स्कूल ने है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सेंटीमेंट के बारे में। दुबई की सरकार 100% कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है। बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और दुबई की सरकार ऐसा करने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। बहुत सारे देश, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस चीज के ऊपर लगे हुए थे कि हम कुछ ऐसा कर सके कि हम दुनिया के पहले ऐसे देश बन जाए, हमारी सरकार ऐसी बन जाएगी पेपर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे, कंप्लीट डिजिटलाइज कर दे। लेकिन अगर कंप्लीट डिजिटलाइज कर दिया गया तो साइबर अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं। जो साइबर जोखिम है उसको कैसे रोका जाए, इसलिए ये देश अभी तक ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन दुबई सरकार ऐसा करने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। 100% कागज रहित, 100% पेपरलेस गवर्नमेंट बन गई है। यानी कि टोटल ये प्रोसीजर 5 चरणों में किया गया, 5 स्टेप में किया गया और फाइनली जो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, जितने भी सरकारी विभाग हैं, वो सभी पेपरलेस हो चुके हैं जो दुबई के अंदर। यानी कि कंप्लीटली डिजिटल काम होगा, लेन देन जो भी होगा पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है, क्योंकि इनकी साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ये जो साइबर धोखाधड़ी होती है, साइबर अटैक होते हैं, उसको भी रोकने में सक्षम है इनका सिस्टम। और फाइनली इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होगा। यानी कि दुबई सरकार का क्या कहना है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतून, नाम थोड़ा सा बड़ा है, याद रख लीजिएगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने फाइनली घोषणा की है और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डीएनए के दुबई सरकार अब साल में करीब 2700 करोड़ रुपए बचा सकेगी, क्योंकि 100% डिजिटल हो चुकी है, पेपर का कोई काम नहीं रहा है। और साथ ही समय बहुत ज्यादा बचा पाएगी, साथ ही जो मैन पावर होती है उसको भी बचा पाएगी 100% पेपरलेस करने के बाद। तो इसके अपने आप में बहुत बेनिफिट है। भारत सरकार भी इस चीज में लगी हुई है। इस बार आपको पता है 2021 में जो बजट पास हुआ वो पूरी तरीके से पेपरलेस था। तो आगे चल के कभी ना कभी ऐसा होगा, भारत के अंदर भी कंप्लीटली पेपरलेस गवर्नमेंट भारत भी बन जाएगा। तो यार अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, दुबई सरकार बन गई है दुनिया की पहली पेपरलेस गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भूटान ने नरेंद्र मोदी मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। उस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है, नगदग पेलगी खोरलो। भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया है और उस पुरस्कार का नाम है नगदग पेलगी गोरलो, ठीक है, खोरलो से सम्मानित किया है। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम याद रखिएगा। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, इसका आंसर हो जाएगा भूटान। यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भूटान के प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग इनका नाम है। तो याद रखिएगा भाई भूटान ने क्या है। और इससे पहले बहुत देशों ने मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। अफगानिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, नेपाल ने किया है और भी काफी सारे देश हैं। लेकिन हाल ही में तो भाई भूटान ने ही किया है, क्योंकि पैंडेमिक में भी मोदी जी ने बहुत ज्यादा व्यक्तिगत तौर पे मदद की है और संवैधानिक तौर पे भी मोदी जी ने बहुत ज्यादा मदद पहुंचाई है भूटान को, इसलिए ये कदम इन्होंने उठाया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटीमेंट की, जो कि है यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को दिया संस्कृति विरासत का दर्जा, यानी कि कल्चरल हेरिटेज। सबसे पहले समझिए यूनेस्को कौन है, ये दर्जा देने वाला यूनेस्को कौन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आज से 2 महीना पहले करंट इवेंट कवर कराया था कि यूनेस्को ने जो एक हेरिटेज साइट पड़ती है गुजरात के अंदर धोलावीरा, उसको हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया है। साथ ही रामप्पा मंदिर तेलंगाना के अंदर, उसको भी हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया है। और अब फाइनली यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दे दिया है। तो भाई यूनेस्को है क्या,
यूनेस्को एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है या फिर जिसका पूरा नाम है, जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यूनेस्को काम करता है, यहां पर पढ़िए, यूनेस्को इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, एम्ड यानी कि इसका एम है एट अ प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस, यानी कि शांति को प्रमोट करना दुनिया भर के अंदर, साथ ही सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करना, एजुकेशन में सुधार लाना, साथ ही द साइंस आर्ट कल्चर यानी कि संस्कृति कला को और भी ज्यादा प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना इसका काम है। साथ ही डिफरेंट डिफरेंट देशों की सरकारों का मदद करना, कल्चर क्रिएटिविटी में सुधार लाने का इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इसकी जो गठन हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन का वो 16 नवंबर 1945 में हुआ था। उस टाइम पर लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। फिलहाल इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के अंदर पेरिस के अंदर यूनेस्को का हेडक्वार्टर पड़ता है। इसके जो टोटल मेंबर है वो 193 देश इसके मेंबर है। ठीक है, यूनेस्को के 193 मेंबर है फिलहाल। तो ये है भाई यूनेस्को, और मेन काम इसका एक बार और आपको बता दूं, एजुकेशन वगैरह को बढ़ावा प्रमोट करना, तो मैंने आपको बता दिया, कल्चर और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देती है। यहां पर देखिए, प्रोटेक्टिंग अवर हेरिटेज एंड फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, यानी कि जो हेरिटेज हमारी विरासत है उसको, उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, साथ ही क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना इसका काम है। सेकंड पॉइंट देखिए, वर्क्स ऑन द ग्राउंड टू सपोर्ट गवर्नमेंट एंड लोकल स्टेक होल्डर्स टू सेफगार्ड हेरिटेज, स्ट्रेंथन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड एनकरेज कल्चर प्लेग्रिन। मतलब वही है, कल्चर वगैरह को बढ़ावा देना और गवर्नमेंट्स की मदद करना कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। साथ ही गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं फंडिंग भी करती है। केवल उन्हीं देशों की गवर्नमेंट को फंडिंग देगी, उन्हीं देशों की गवर्नमेंट को ये हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी जो यूनेस्को के मेंबर है। समझ गए? और इसीलिए जो जिस संस्कृति को या फिर जिस कल्चर को या फिर जिस हेरिटेज को ये वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे देता है यूनेस्को, उन्हीं को ये सपोर्ट करता है, उसी हेरिटेज को ये प्रमोट करता है, क्योंकि वो उसकी स्पेशल लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, लोगों को के सामने उसको ज्यादा प्रमोट करता है। और फाइनली जो दुर्गा पूजा है, एक बहुत बड़ा महा उत्सव माना जाता है बंगाल के लोगों के लिए, जो कि सितंबर अक्टूबर एक हफ्ता चलता है। इसको बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है दुर्गा पूजा। इसको फाइनली कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे दिया है यूनेस्को ने, यानी कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो भाई, क्योंकि दुर्गा पूजा जो है ये एक धर्म और कला का एक सार्वजनिक, मतलब एक बहुत सार एक कॉम्बो मान के चलिए इस चीज को, क्योंकि पूरा महीना दुर्गा पूजा का जो पूरा वीक होता है उससे पहले पूरे महीना बहुत सारे कलाकार जो है बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाते हैं, साथ ही बहुत बड़े बड़े हवन कुंड वगैरह बनाते हैं, बहुत धूमधाम से इसको मनाए जाते हैं। पूरा हफ्ता मनाया जाता है ये सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, एक हफ्ते तक ये दुर्गा पूजा चलती है जहां पर माता दुर्गा की पूजा की जाती है। तो बहुत बड़ी बड़ी आकृति मूर्तियां बनाते हैं, मिट्टी के मूर्ति वगैरह बना के यहां पर कला का प्रदर्शन भी किया जाता है। इसलिए फाइनली यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। याद रहेगा, कोशिश की है मैंने आपको अच्छे समझाने की। नेक्स्ट है, और यूनेस्को भी आपको बता चुका हूं। फाइनली बात करती है नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में। महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र अब 21 साल, कैबिनेट से प्रस्ताव पास। फ्रेंड्स, आपको याद हो 15 अगस्त 2020 को जब लाल किले पर मोदी जी भारत को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि जो महिलाओं की मैरिज एज है उसको बढ़ाया जाएगा, उसको उचित रखा जाएगा, क्योंकि फिलहाल इंडिया के अंदर महिलाओं की जो मैरिज एज है, लीगल मैरिज एज, वो 18 है और यहां पर 21 एज करने की बात चल रही है। और फाइनली इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने एक प्रस्ताव बनाया, प्रस्ताव को
कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब यह प्रस्ताव केवल संसद में पास होना बाकी है और संसद में पास होते ही जो महिलाओं की लीगल मैरिज एज हो जाएगी वो 21 साल हो जाएगी। फिलहाल आपने न्यूज़पेपर न्यूज चैनल्स के ऊपर देखा होगा, इसके ऊपर बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं है। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं की लीगल मैरिज एज 21 होनी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। आपको पता है फिलहाल जो कानून है वो महिलाओं की लीगल मैरिज एज 18 है और वहीं पर जो बॉयज है उनकी 21 है और महिलाओं की 21 करने की बात चल रही है इसके ऊपर। यानी कि बस प्रस्ताव बन चुका है, संसद में पास होना बाकी है। एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो अवेयर रहिएगा और न्यूज वगैरह देखते रहिए, अपडेट होते रहिए। आपको पता है 61 ऑफ रूरल मैरिड वुमेन इन 1821 ब्रैकेट, यानी कि 61% अब भी जो रूरल एरिया यानी कि जो गांव के इलाके हैं, आपको तो लगता होगा शहर वगैरह से बिलोंग करते हो कि आजकल कौन किस महिला की वेडिंग होती है, मतलब मैरिज होती है 18-21 साल की उम्र में, ज्यादातर 25, 26, 27 के आसपास होती है। लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे इलाके, बहुत सारे ऐसे गांव के इलाके हैं जहां पर 18 साल की कम उम्र से ही महिलाओं की मैरिज हो जाती है। यहां पर देखिए रिपोर्ट बताती है कि 61% रूरल एरियाज में जो महिलाओं की मैरिज होती है वो 18 से 21 साल की उम्र के बीच में ही होती है, ठीक है, जहां पर वो अपनी शिक्षा, एजुकेशन, अपने ड्रीम भी पूरे नहीं कर पाते। तो इसलिए इस चीज को बदला जा रहा है। और बाकी कुछ कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी देश है, उनकी जो लीगल मैरिज एज है देख लेते हैं एक बार। जैसे कि चाइना देखिए, चाइना में जो गर्ल्स की लीगल मैरिज एज है वो 20 है, बॉयज की यहां पर 22 है। साथ ही इंडिया की 18-21 है। यूएस की देखिए गर्ल्स की 18 है और बॉयज की भी 18 ही है। साथ ही रसिया यहां भी 18 है और बाकी मलेशिया 16 है और मलेशिया की गर्ल्स बॉयज की 18 है। तो ये बाकी आपको पता ही है, लेकिन फिलहाल इंडिया का चल रहा है 21 लीगल मैरिज एज होने वाली है गर्ल्स की। बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में जो कि आपके सामने है। भारतीय प्रोफेसर जिनका नाम है नीना गुप्ता को मिला रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। रामानुजन पुरस्कार यानी कि ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जिन्होंने मैथमेटिक्स में, गणित में महारत हासिल किया हो, जो बहुत बड़े गणितज्ञ हो, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो, जिन्होंने मैथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व की हो। ये अवार्ड, ये पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार उनको ही दिया जाता है। ये रामानुजन पुरस्कार किनके नाम पर है आपको पता होगा, कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा। एक थे हमारे श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। 26 अप्रैल 1920 में उनका निधन हुआ था। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है, इनके नाम पर ही, ठीक है, ये अवार्ड बनाया गया था। और अब भारत के अंदर जो मतलब दुनिया के अंदर, सॉरी भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर जिन्होंने मैथ में महारत हासिल किया है उनको एक पुरस्कार दिया जाता है। स्पेशली उनकी उम्र लेस देन 45 होनी चाहिए। यानी कि रामानुजन पुरस्कार उन्हीं मैथमेटिशियन को दिया जाता है जिनकी उम्र 45 साल से कम हो, यानी कि युवा मैथमेटिशियन, उनको दिया जाता है। और हाल ही में यह पुरस्कार नीना गुप्ता जी को दिया गया है, जो कि एक मैथ्स की प्रोफेसर है, मैथमेटिशियन है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। और ये और रामानुजन पुरस्कार लेने वाली नीना गुप्ता दुनिया की तीसरी महिला बन गई और चौथी भारतीय बन गई है। हाँ, चौथी भारतीय नीना गुप्ता बन गई है रामानुजन पुरस्कार को लेने वाली, और दुनिया के अंदर तीसरी महिला नीना गुप्ता बन गई है और इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज हो चुका है। विकिपीडिया के ऊपर सर्च करिए, नीना गुप्ता के बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में भी आप सर्च कर देखेंगे, इंपोर्टेंट फैक्ट है। इन नीना गुप्ता जी को जो अवार्ड मिला है, इन्होंने मैथ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व की है हाल ही में, जिसका नाम था जरिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम। जरिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम इन्होंने मैथ्स की सोल्व की, तब जाके इनको नीना गुप्ता जी को रामानुजन पुरस्कार दिया जा रहा है। ये जो पुरस्कार है किसके थ्रू दिया जाता है? इंटरनेशनल थ्योरेटिकल फिजिक्स सेंटर के थ्रू इस अवार्ड को दिया जाता है, जो कि इटली में है। क्लियर है? इंटरनेशनल थ्योरेटिकल फिजिक्स सेंटर के थ्रू इस अवार्ड को दिया जाता है, जो कि है इटली में। रामानुजन पुरस्कार याद रहेगा किसको दिया गया है भाई? नीना गुप्ता, जो कि मैथमेटिशियन है, मैथ्स की प्रोफेसर है, भारतीय है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई।
4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। आप सभी को पता है वीकेंड कितने डे का होता है? 5 दिन का वीकेंड होता है, ठीक है। मतलब मंडे होता है, वर्किंग डे होता है, साथ ही ट्यूसडे मतलब जो वीक होता है, वर्किंग वीक होता है, वो मंडे 5 दिन का होता है। मंडे होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे होता है। सैटरडे संडे वीकेंड होता है, 2 दिन सबकी छुट्टी रहती है। ज्यादातर यही चलता है डिफरेंट कंट्रीज में, चाहे वो यूरोपियन हो, कोई भी कंट्री हो, ठीक है। भारत के अंदर भी यही चलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाला दुनिया का जो पहला देश बन गया है वो बन गया यूएई, क्योंकि इन्होंने जो कार्य सप्ताह है 5 दिन का होता था उसको 4.5 दिन का कर दिया है। मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फुल वर्किंग डे रहेगा, यानी कि 7:30 से 3:30 बजे तक काम होगा। बाकी फ्राइडे को यूएई के अंदर 7:30 से 12 बजे तक ही काम होगा, यानी कि 12 बजे हाफ डे रहेगा इनका। इसलिए वर्किंग डे कितना हो गया, वर्किंग जो सप्ताह हो गया यूएई के अंदर वो 4.5 दिन का हो गया। और जो ये लागू होगा यानी कि शुरुआत होगी वो 1 जनवरी 2022 से होने वाली है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। याद रखिएगा भाई, इंपोर्टेंट है। मजा आ गया यार इनका तो। मतलब जो कॉर्पोरेट लाइफ जीते हैं वो वैसे ही प्रॉब्लम में रहता है कि यार 1 ही दिन मिल रहा है छुट्टी का, 2 दिन मिल रहा है। अब यहां पर प्रॉपर 2.5 दिन मिल रहा है इनको। नेक्स्ट है, और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होगा, जो सबसे ज्यादा एटीएम से पैसा निकलता है, मैंने आज ही ये पढ़ा कहीं पर, इससे रिलेटेड एकदम याद आ गया, वो कब निकलता है? वो फ्राइडे को निकलता है। मतलब सबसे ज्यादा पैसा फ्राइडे को निकालता है एटीएम वर्ल्ड वाइड, चाहे वो किसी भी कंट्री की बात हो, इंडिया की हो, अमेरिका की हो, कनाडा की हो। सबसे ज्यादा जो एटीएम से पैसा लोग निकालते हैं वो फ्राइडे के दिन ही निकालते हैं, क्योंकि वीकेंड होता है, 2 दिन लोगों को मजे लेने हैं, खर्चा करना है, मूवीज देखनी है, पार्टीज करनी है, जो भी करना है। तो इसलिए सबसे ज्यादा एटीएम से मनी भी फ्राइडे को निकलता है। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो। बात करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट की। भारत ने संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ जाता है ब्रह्मोस मिसाइल कितनी कवर की गई, अग्नि मिसाइल कितनी कवर की गई। तो हाल ही में भारत ने संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया। SANT है ये, संत। इसका मतलब होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, यानी कि जो ये संत मिसाइल है ये एक एंटी टैंक मिसाइल है और कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने खुद बनाया। और फाइनली उड़ीसा ITR, पता होगा आपको, उड़ीसा का जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां पर इसका उड़ीसा तट पर सफल परीक्षण कर लिया गया है एक सरफेस लॉन्चर के थ्रू। यानी कि ये जो मिसाइल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं यही भाई संत मिसाइल है। SANT इसको नाम दिया गया है। इसका मतलब देखिए यार, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो भारत ने संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया उसका मतलब क्या है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है संत का मतलब। फाइनली सक्सेसफुल परीक्षण रहा है इसका। पता चला है इसकी जो रेंज है 15 से 20 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। ये मिसाइल हवा से धरती पर वार करने वाली है, हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। इसमें ऑटो टारगेट लॉक वगैरह सिस्टम दिए हुए हैं, यानी कि काफी एडवांस है, यानी कि टारगेट को लॉक करके इसके ऊपर अटैक कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। रेंज देखिए कितनी हैवी रेंज है, 15 से 20 किलोमीटर की रेंज है। इंडियन एयरफोर्स के पास ये मिसाइल जाने वाली है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ने वाली है। महज 11 महीनों में ये प्रोजेक्ट DRDO ने पूरा करके दिखाया है। और ये हवा से, यानी कि इसको फाइटर जेट या फिर हेलीकॉप्टर से फायर किया जाएगा, जो कि धरती के ऊपर टैंक को खत्म करने का काम करेगी। तो एक एंटी टैंक मिसाइल है संत, याद रहेगा SANT। DRDO ने बनाया इसको। नेक्स्ट है भाई इंपोर्टेंट डे से रिलेटेड आ गया। आपको पता है दी करंट अफेयर शो का फॉर्मेट, उस वीक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनते हैं, महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम बनते हैं, सभी कवर करा देता हूं। देखिए 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया गया। भाई हाल ही में 16 दिसंबर गया है, तो इसी दिन भारत के अंदर विजय दिवस के रूप में मनाया गया। आपको भी बहुत सारे फेसबुक के ऊपर आए होंगे, ट्विटर पे आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर देखा होगा, लोगों ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखे होंगे विजय दिवस 16 दिसंबर को। क्या आपने सोचा है कि विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग को पता होगा, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो आज जानिए 16 दिसंबर को ही क्यों विजय दिवस मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 दिसंबर के दिन ही 1971 में
साल 1971 में 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया था। साल 1971 में भारत की सेना के आगे पाकिस्तान की फौज ने घुटने टेक दिए थे और बांग्लादेश को आजादी मिली थी। इस साल देश में विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2021 16 दिसंबर विजय दिवस की खास बात यह थी कि इस बार पूरे 50 साल हो गए, इसलिए विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। और 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो कि अब फाइनली बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है 1971 में, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिला दी थी 16 दिसंबर 1971 में। और पाकिस्तान की सेना ने भारत की फौज के सामने घुटने टेक दिए थे, समर्पण कर दिया था। और यह कहा जाता है कि इतना बड़ा सरेंडर आज तक नहीं हुआ है वर्ल्ड में जितना बड़ा ये हुआ था। तो इतनी बड़ी आर्मी ने पाकिस्तान की भारत की फौज के सामने घुटने टेके थे और भारत की जबरदस्त जीत हुई थी, जबरदस्त विजय हुई थी। इसलिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार 50वीं वर्षगांठ थी। यह भी पूछा जा सकता है कि 16 दिसंबर को जो विजय दिवस मनाया गया वो कौन सी वर्षगांठ थी, तो भाई 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट है, लास्ट है शायद आज का, इंपोर्टेंट डे से रिलेटेड है। 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, कोई भी दिवस मनाया जाता है उसके पीछे मनाने का मकसद यही होता है कि समाज के अंदर जागरूकता फैलाना, समाज के अंदर अवेयरनेस फैलाना उस चीज को लेकर। देखिए 11 दिसंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, इसलिए ही मनाया जाता है ताकि लोगों को पर्वतों का महत्व समझाया जा सके। और आजकल ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से पर्वतों को भी नुकसान हो रहा है, पर्वतों को भी हानि पहुंच रही है। इसी चीज को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाती है वर्ल्ड वाइड के अंदर। और साथ ही लोगों को पर्वतों का महत्व भी समझाया जाता है कि हमारे जीवन में पर्वतों को क्या क्या महत्व रहा है। इसीलिए यह दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है एक स्पेशल यूनिक थीम के साथ। इस बार वर्ल्ड माउंटेन इंटरनेशनल माउंटेन डे का जो थीम था, नीचे देखिए, नोट डाउन करिए, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। और माउंटेन, किसी भी देश में कोई माउंटेन रेंज है तो सबसे बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन माना जाता है। ठीक है, टूरिज्म अट्रैक्शन, बहुत बड़ी पर्वतमाला है तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं वहां पर देखने, उस पर्वतमालों पे हाइकिंग वगैरह करने, इसलिए एक टूरिज्म अट्रैक्शन भी है। लोग के सामने प्रमोट किया जाता है इस चीज को, अपने अपने देश की पर्वतमाला को। तो इस बार का थीम भी कुछ इसी से रिलेटेड था, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। इस बार इंटरनेशनल माउंटेन डे का थीम था। नोट कर लिया, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर बनेगा। तो ये था भाई आज का लास्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट। आई होप प्रॉपर नोट्स मेंटेन आपने किए होंगे। आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सेपरेटेड आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर वे टू सक्सेस और ज्वाइन हो जाइएगा और सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा, डबल टी है लास्ट में, क्लियर है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलोगे ही नहीं, मुझे पता है, बिल्कुल करोगे और करिएगा यार। दोस्त को भी बोलिए करने के लिए कि सबसे बेस्ट जो करंट अफेयर आते हैं वो वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर आते हैं। और फाइनली बता ही चुका हूं, जो वे टू सक्सेस की लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुक का इंग्लिश एडिशन है, अब वो आपको कॉम्बो के साथ मिल रही है, यानी कि ये दोनों इंग्लिश एडिशन की बुक और ये एक साथ भी आप परचेज कर सकते हो। जिन लोगों के पास नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए। बाकी जो हिंदी एडिशन है करंट अफेयर की लास्ट 12 मंथ की बुक का, वो भी फुल्ली अपडेटेड है, यानी कि अगस्त 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। पीछे जो आपको एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह मिल रहे हैं उसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, इंपोर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए और लाइक करिएगा, दोस्त का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।